नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से बीजेपी की घबराहट और मोदी का डर काफी बढ़ गया है। हालत यह हो गई है कि अब राहुल गांधी को दबाने के लिए और उनकी आवाज पर ताला लगाने के लिए उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कौन सा देशद्रोह किया है और सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद से संसद में बीजेपी कमजोर दिख रही है और इधर अडानी पर अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद बीजेपी को डर लग रहा है कि उसकी पोल पूरी तरह खुल जाएगी। हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जीत से बीजेपी खुद को झूठा हौसला बंधा रही है, लेकिन उसके झूठ का ये बुलबुला भी कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र में आखिरकार महायुति सरकार का गठन हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे के सारे नखरे, सारी सौदेबाजी आज नाकाम होते दिखे। हालांकि शिंदे अगला वार कब और कैसे करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी नाटक के बीच इधर संसद में विपक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मोदी सदन में आओ और सवालों का जवाब दो। आज नारे लग रहे थे, मोदी सदन में आओ। आज कांग्रेस के सांसदों ने मोदी और अडानी एक हैं, सेफ हैं, ऐसे पोस्टर अपने कपड़ों पर पीछे अपने शरीर में पीठ पर चिपकाए हुए और बाकायदा घेरेबंदी करते हुए दिखे। किस अंदाज में सदन के बाहर दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद, आइए जरा देख लेते हैं। सीधे उस विजुअल को ले आइए और ये देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के टी शर्ट के पीछे वो चिपकाते हुए नजर आ रही हैं। अभी आप देख रहे थे, तो ये तस्वीरें हैं और फुल स्क्रीन ले आइए तस्वीर। ये देखिए, मोदी अडानी एक हैं, सेफ हैं। ये तस्वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता यहाँ और ये सब मिलकर कांग्रेस को घेरते हुए, ये देखिए, मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ है। ये जो है ये आप देख रहे हैं। तो विपक्ष के जो तेवर सदन के बाहर थे वही भीतर भी थे दोस्तों। और कल भी ये तमाम आप देख रहे हैं। और कल भी संभल जाते हुए आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यही ऐलान किया था कि हम फिर आएंगे क्योंकि ये हमारा हक है। दरअसल राहुल गांधी की आवाज को बीजेपी लगातार कुचलने की कोशिश में है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं गौरव गोगोई को। और सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर और संसद में जो कुछ चल रहा है उसकी बानगी, उसकी तस्वीर। लेकिन पहले गौरव गोगोई को सुनिए। आरोप लगे हैं राहुल गांधी पर और इसके बाद फिर हाउस में हंगामा। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हर बिल पर हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। हम सदन के बाहर अडानी पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर विभिन्न जो पार्लियामेंट के प्रश्न हैं या कानून है, उनके चर्चा के समय हम अपना जायज प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये बीजेपी पचा नहीं पा रही और इसीलिए अब जब भी राहुल गांधी जी अडानी पर मुखर होते हैं तो भाजपा उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। और विशेष रूप से कल जब राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका गया तो आज भाजपा ने एक सुनिश्चित योजना के सहित राज्यसभा, लोकसभा और अपने पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मुद्दा उठाया। तो कहीं ये तो भाजपा की पुरानी खेल है, राहुल गांधी जी को बदनाम करना, ये तो पुराना उनका दाव है। देश समझ चुका है कि अडानी के विषय पर मोदी डरा हुआ है, मोदी सरकार डरी हुई है और जांच नहीं चाहती। तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे और उपनेता सदन हैं ये। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी को चैलेंज दिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को जाने नहीं देते तो खुद चले जाइए। संभल की बात सुनिए, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। एक तरह से यूपी में ऐसा लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। आप प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा। हम तो उम्मीद कर ही नहीं सकते प्रधानमंत्री से। कोई और प्रधानमंत्री होता, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री होते तो खुद जाते। क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? हमने रोका था, किसी ने रोका था संभल जाने से। जाएं प्रधानमंत्री, हम उनके साथ चलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप खुद संभल चले जाइए। अगर राहुल गांधी को आप नहीं जाने देना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? ये कहना है पवन खेड़ा का। कांग्रेस के इस अल्टीमेटम से अब बीजेपी का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो बीजेपी राहुल गांधी को नौसिखिया या पार्ट टाइम राजनेता कहती रही है। आप याद कीजिए, कभी बीजेपी राहुल गांधी को शहजादा कहती है तो कभी पप्पू बोलकर उनका माहौल बनाया गया। लेकिन अब बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कह रहे थे। जरा सुन लीजिए। गंभीर आरोप लगा रहे थे संबित पात्रा राहुल गांधी के ऊपर कि वो देशद्रोही हैं। सुनिए जरा उनकी जुबानी, फिर आगे बात करते हैं। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो OCCRP को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि OCCRP एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो OCCRP किसके हक में बात करता है? जो कुछ ऐसे द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं। तो सीधा सीधा ये राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा की भारत के साथ, अपने देश के साथ देशद्रोह कर रहा है देश का संसद का नेता प्रतिपक्ष, यहां ये बात रखते हुए और संबित पात्रा एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा यहां राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष पर बीजेपी ने लगाए हैं। लेकिन अपने कहे पर बीजेपी खुद कितना यकीन करती है ये इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने
जाने के बावजूद उनके खिलाफ एक सबूत संबित पात्रा अपनी बात के साथ पेश नहीं कर सके। जाहिर है कि यह सब राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय तार इसीलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि बात गंभीर लगे। लेकिन बीजेपी का किया सब कुछ अब मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आज जिस तरह देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने यही कहा है कि बीजेपी का जो है उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल। आइए प्रणीति शिंदे को सुन लेते हैं। कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो होती है वो एक बड़ा सॉलिम अफेयर होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी मौकेरी करके तमाशा करके रखा है। इवेंट मैनेजमेंट को दिया है और उसके पहले म्यूज़िक और कॉन्सर्ट और पता नहीं क्या क्या रखा है। एक बहुत ही सीरियस सेरेमनी होती है वो, और डिग्निफाइड एलिगेंट सेरेमनी होती है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन होता है। ना कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ना कि कोई कॉन्सर्ट और म्यूज़िक। ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा नहीं है। महत्व स्वेरिंग इन सेरेमनी को दिया जाता है। एक तो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सरकार बिठवाई है ईवीएम के माध्यम से, जो स्वेरिंग इन जिनकी हो रही है उनको उनके तरफ बेहद नफरत या रिजर्वेशन के अगेंस्ट, किसानों के अगेंस्ट इनकी जो भी पॉलिसीज़ है, इनकी चाहने वाले बिल्कुल नहीं है ग्रास रूट महाराष्ट्र में। ये ज़बरदस्ती सर पे बिठाई हुई सरकार है ईवीएम के द्वारा, और अभी ये लोग ये करने जा रहे हैं। उनमें भी आज सिर्फ इतना सब बावजूद होने के बाद सिर्फ 3 लोगों की स्वेरिंग इन हो रही है। बहुत बड़ा बवाल उसका कर रहे हैं। लेकिन जो एक परंपरा है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो पूरी बीजेपी ने खराब कर दी है। तो प्रणीति शिंदे ने बता दिया है कि महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह बीजेपी ने छल से सत्ता हथियाई है। पहले 2.5 साल अवैध सरकार चला ली बीजेपी, और अब 5 साल क्या इस निर्वाचित सरकार को बीजेपी चला पाएगी, ये देखना होगा। इधर चुनाव निपटाने और शपथ ग्रहण हो जाने के बाद अब मोदी क्या संसद में आएंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, या विपक्ष इस बार आर पार करके ही रहेगा, ये सारी बातें यहां इस चर्चा में आएंगी। समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि क्या विपक्ष इस बार आर पार कर देगा। चलिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है? सियासी नाटक, लेकिन वो एक संकट में तब्दील होते हुए हम देखेंगे क्या? और क्या महाराष्ट्र की ये जो सरकार आज शपथ ली है, जिसमें 3 लोगों ने शपथ ली, शिंदे, अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम बने और फडणवीस बने मुख्यमंत्री, क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं आप? पहले महाराष्ट्र से ही शुरुआत करते हैं, आएंगे दिल्ली भी और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है। आने वाले समय में सियासत और उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में आज की तस्वीर आपको बताऊं। एकनाथ शिंदे ने आखिरकार शपथ ले ली, डिप्टी सीएम बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि शपथ लेने वाले 2 नेता यानी अजित पवार और फडणवीस के साथ नहीं बैठे, ये दूसरे कोने में राजनाथ सिंह और बाकी जो गेस्ट बैठे हुए थे वहां जाके बैठे थे। ये देखिए, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे नहीं है, उनकी एकनाथ शिंदे की कुर्सी बगल में खाली, और ये कहीं और बैठे हैं। ये देखिए, ये कहां बैठे हैं। ये तस्वीर जो है, ये बगल में ये बात कर रहे हैं वहां जो आए हुए हैं गेस्ट, राजनाथ सिंह और तमाम नेता, उनके बीच। ये तस्वीर क्या बहुत कुछ नहीं कहती डॉक्टर राकेश पाठक जी? राजीव जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी, लेकिन मैं एक छोटी सी संवैधानिक चूक या गड़बड़ी की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ की शुरुआत बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा के साथ की, और फिर उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। शपथ का अपना एक प्रारूप होता है, उसकी एक निर्धारित भाषा है। आप उससे इधर उधर होकर कोई शपथ नहीं ले सकते। कायदे से तो ये
शपथ मानी ही नहीं जा सकती। मैं हाल का वाकया याद दिला देता हूं मध्य प्रदेश का। जब रामनिवास रावत को जुलाई में मंत्री बनाया गया राजभवन में, अकेले शपथ ले रहे थे। जी। शपथ लेने में वे राज्य मंत्री कह गए, जबकि वे कैबिनेट के मंत्री बनाए जाते। उनकी दोबारा शपथ करानी पड़ी राजीव जी 10 मिनट के अंदर, क्योंकि उन्होंने शब्द एक अतिरिक्त बोल दिया था। राज्य के मंत्री कहना था, वे राज्य मंत्री कह गए। यानी आप कैबिनेट मंत्री न होकर राज्य मंत्री हो गए। बाकायदा राजभवन में 10 मिनट बाद दोबारा शपथ ग्रहण हुई। जी। तो एक बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे ने गलत तरीके से शपथ पढ़ी है। दूसरा, आज जो मंच का नजारा है जो हम सबने देखा, एक तो उनका इस तरह अलग थलग बैठना, बाद में माननीय प्रधानमंत्री का उनकी तरफ बहुत उचटती हुई नजर से अदेखा सा करते हुए जी। चले जाना। आने वाले दिनों में अब ये तय करना पड़ेगा। आज दिन भर जो गतिविधियां चलती रही, उनके खेमे के विधायक का एक बयान आया कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो हमारा कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। लेकिन वे फिलहाल उप मुख्यमंत्री बन गए। आगे चलकर वे किस करवट बैठेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आदर्श बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे के साथ धोखा कर सकता है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ धोखा करने में कौन सी बड़ी कठिनाई आएगी। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर ईडी, डॉक्टर सीबीआई ये अगर इलाज करते रहेंगे समय समय पर एकनाथ शिंदे का, तो शायद वे असर न कर पाए। तो महाराष्ट्र के लिए थोड़े दिन अभी रुकना पड़ेगा। अब दिल्ली चलते हैं। राहुल गांधी पर जिस तरह के हमले इस वक्त हो रहे, वो लगातार ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और उनकी पूरी मंडली राहुल गांधी को लेकर कितने ज्यादा चिंतित है। 2019 में करारी हार के बाद से वे लगातार यही करते रहे और अंत में राहुल गांधी को 2024 में वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां वे सीधा मुकाबला कर रहे और मोदी को 240 पर समेट दिया। इस वक्त भी राहुल गांधी पर जो हमले हो रहे हैं, कौन उसे स्वीकार कर लेगा इस देश में? सहज ही कोई भी भारतीय ये नहीं मान सकता कि राहुल गांधी देशद्रोही है। संबित पात्रा ने जिन तेवरों के साथ कहा है, वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी है। वे कह रहे हैं कि मैं कोई निराधार बात नहीं कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास ठोस सबूत है, आप केंद्र में तीसरी बार की सत्ता में हैं, देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु है, और विपक्ष का एक नेता डीप स्टेट के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने पर लगा हुआ है और आप चुपचाप देख रहे। एक त्रिकोण बनाकर बता रहे थे संबित पात्रा, उसके तीसरे कोण पर जॉर्ज सोरोस और इस संस्था के बाद ओसीसीआरपी के अलावा तीसरा कोण राहुल गांधी। तो ये तो भारत में ही है ना। इनके खिलाफ जांच बिठा ली है, चाणक्यपुरी थाने में जाकर रपट रपट लिखाई है और गिरफ्तार कर लीजिए। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी मुकदमा करिए, प्रत्यर्पण संधि है आपकी अमेरिका के साथ, पकड़ के रस्सी से बांधकर ले आए। और आपके तो बहुत प्रिय राष्ट्रपति फिर से बन गए वहां डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कहकर ये सब कर लीजिए। लेकिन राजनयिक रूप से डिप्लोमेसी के स्तर पर राजीव जी ये इतनी बड़ी चूक है कि जब सत्ताधारी पार्टी का सांसद ये कहे कि अमेरिकी सरकार की कुछ संस्थाएं, अमेरिका की सरकार के कुछ विभाग इसमें मिले हुए हैं, यानी आप सीधे अमेरिकी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कल इसका जवाब देते नहीं बनेगा अगर अमेरिका ने पूछ लिया कि हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त की वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे निर्लज्ज बयान है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताया जा रहा है। और बता कौन रहा है? ये वे लोग हैं जिनका वैचारिक परिवार आजादी की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं था, नाखून कटाने का योगदान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए राजीव जी, अगर उस वक्त गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या उसके नेताओं को तब देशद्रोही कह दिया होता, तो अगली 7 पीढ़ियों की पीठ पर छपा हुआ आता कि संघ के लोग देशद्रोही होते हैं। जन्मना देशद्रोही कहलाते, उनके माथे पर ठप्पा लिखा हुआ आता। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। और इस वक्त
लोकतांत्रिक तरीके से चौथी पांचवी बार के सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को सत्ताधारी पार्टी देशद्रोही बता रही है। सदन में सभापति कह रहे हैं कि डीप स्टेट देश को अस्थिर करने की कार्रवाई कर रहा है, वे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि वे उस आसंदी पर बैठे हैं कि न वे सत्ता के साथ हैं न विपक्ष के साथ। और अगर इतनी सारी जानकारी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को है कि डीप स्टेट भारत को अस्थिर करने का काम कर रहा है, तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। भारत में हेड ऑफ द नेशन के खिलाफ नहीं हो सकता तो वहां के एनएसए के खिलाफ कर लीजिए, जैसे अपने एनएसए के खिलाफ वहां हो गया है। यहां तो बात देश को अस्थिर करने की है, सरकार को नहीं। वो जो टाइमिंग बता रहे थे सुधांशु त्रिवेदी कि जब जब संसद का सत्र शुरू होता है उससे पहले ये खबरें सामने आती, तो ये किस नीति शास्त्र में नहीं सदन में ना जी सदन में सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे बिल्कुल हाँ कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके अगले दिन सत्र शुरू हो रहा था, फलानी रिपोर्ट आई तो उसके तीसरे दिन सत्र शुरू हो रहा था। राजीव जी, राजनीति शास्त्र या नैतिक शास्त्र के किस अध्याय के किस पृष्ठ पर लिखा है कि कोई खबर किसी देश के संसद के सत्र शुरू होने से पहले खोली नहीं जा सकती? हम लोग 36 साल पत्रकार रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का इंतजार करते थे और उससे पहले अपनी कोई धमाकेदार खबर देते थे जिस पर सदन स्थगित होता था। बहुत विनम्रता से राजीव जी कह रहा हूं कि मेरी खबरों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित हुई है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो हम तो इंतजार करते थे, टाइमिंग का ध्यान रखते थे। और जहां सवाल इस बात का है कि OCCRP हो या JITN हो, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नेटवर्क, हमारे मित्र हैं दीपक तिवारी, वो इस वक्त भारत के नेशनल हेड है उससे, ये सारी कंसोर्टियम है, जितनी तमाम देशों के खोजी पत्रकारों के संगठन है, क्या ये लोग अपने अपने देशों में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ खबरें नहीं खोजते हैं? क्या ये सारे संगठन सिर्फ भारत की सरकार और भारत में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ ही खोजी खबरें लेकर आ रहे हैं? और क्या उन देशों में सत्ता में बैठे लोग इन संस्थाओं को, पत्रकारों को या विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताते? ऐसा कहीं नहीं होता, ये सिर्फ भारत में हो रहा है, क्योंकि राजनीति का नया शास्त्र लिखा जा रहा है जिसमें सरकार से, सत्ता से असहमत हर प्रतिपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति देशद्रोही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि मुझे जरा भी झिझक नहीं है, संकोच नहीं है, हवा में नहीं कह रहा हूं, सबूत है तो कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला, डीबी लाइव नहीं रोकेगा। हम सबसे पहले खबर चलाएंगे कि राहुल गांधी देशद्रोही ठहराए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। इतनी दम तो हो इस सरकार में, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर क्यों, जिसके पास इतने सबूत हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। भाई जी, कमाल की बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपकी सरकार है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार आखिर किसका कर रहे हैं? आपकी सरकार है और प्रधानमंत्री जी संभल तो चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, फिर बात कर लेंगे बैठकर सदन के अंदर। सदन के अंदर लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आओ, नारे लग रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, दो महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा की शुरुआत हम लोगों ने की है। एक तरफ उधर एकनाथ शिंदे कहीं और बैठे हुए थे दूर, यहां से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी नाटक अभी बाकी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ने शिंदे साहब की शपथ पे बात किया। आप दिल बहलाने के लिए अपने आप को उप मुख्यमंत्री कह दें। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में और 163 में ना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई डिप्टी सीएम है, ना उनकी शपथ है कोई। कहने को देवीलाल ने भी ले ली थी, कई लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये केवल अपने समर्थकों को एड्रेस करने के लिए और दिल बहलाने के लिए, जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि रेवड़ी बांटना, तो बेसिकली रेवड़ी है ये।
और कुछ नहीं है। नेम प्लेट लग जाएगी दफ्तर के सामने डिप्टी सीएम, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। नहीं। कैबिनेट मीटिंग में जब आप बैठते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर है केवल, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, सो कॉल्ड डिप्टी सीएम है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पे, जिसको ये बड़ा सीना ठोक के कहते हैं लाड़की बहना ने जिता दिया। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना। जी। तो मुख्यमंत्री तो ये है नहीं। अब इनका पोस्टर तो उसमें लगेगा नहीं, ना इनके नाम से वो जाएंगे पैसे। वो योजना कितने दिन चलेगी, उसके कितनी सस्टेनेबल है, उस पर एक अलग बहस है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि जिसको आप, तो शिंदे साहब को मिला क्या है? आज अमित शाह से उनकी बात हुई है कैबिनेट पोर्टफोलियोज को लेकर। पोर्टफोलियो में अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी एक भी ऐसा पोर्टफोलियो जिससे कि सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट मुंबई के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीनों की और इमारतें बनाने की और इन सब का काम करता है। जी। सीधा सीधा उससे बिल्डर का रिश्ता होता है, जिसमें धारावी भी आएगा, अडानी धारावी प्रोजेक्ट भी आएगा। बिल्कुल। ये सब किसी को देने वाली नहीं है बीजेपी, एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक बात वो ये है कि जितना बड़ा बहुमत इनको मिला है, जैसे ही मिला हो, उस पर विवाद है, लेकिन हम मान के चले कि मिला है आपको बहुमत, तो जितना बड़ा बहुमत इनको मिला, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शपथ ग्रहण में या सरकार बनने की प्रक्रिया में? मैंने पहले भी कहा था कि 2004 में कांग्रेस को सिर्फ 145 सीटें आई थी, लेकिन सीना ठोक के सरकार बनाई थी उन्होंने, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद भी, जी। जहां बीजेपी 132 133 पे है। तो आप वो 90% स्ट्राइक रेट के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, ना दोनों पार्टनर्स में ना बीजेपी में। तो क्या वजह है इसकी? और दूसरा एक बहुत जो जिसको कहे कि स्ट्रेटेजिक भूल हुई है बीजेपी से या जो भी हुआ, जो 2 सप्ताह का वक्त लगा, उस 2 सप्ताह के वक्त में महाराष्ट्र के समाज में क्या हुआ है? जी। महाराष्ट्र के समाज में गांव-गांव इस चुनाव की प्रक्रिया को लेके, चुनाव आयोग को लेके, ईवीएम को लेके, चुनाव को धांधली को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये सरकार अगर तुरंत बन जाती, 23 को रिजल्ट आया था, 25 तारीख को 26 तारीख को सरकार बन जाती, तो शायद ये मौका नहीं आता। इस 2 सप्ताह के दौरान पूरी बहस मीडिया में, पूरी बहस महाराष्ट्र के समाज में, हमने देखा किस तरीके से सोलापुर के गांव में पोलिंग भी कराने की कोशिश की गई, जिसको कर्फ्यू से रोका गया। सुनने में आ रहा है कि कुछ और गांव वहां पे करने वाले हैं कल शायद। तो पूरी बहस जो है इस चुनाव परिणाम की शुचिता पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर खड़ी हो चुकी है। ये बीजेपी का परसेप्शन का नुकसान हुआ। दूसरी बात जो लगातार मैं कहता रहा हूं, वो अब उसको मोहर लग गई कि आपने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे महाराष्ट्र में राजनीति की, प्रचार किया अपने आप को। राहुल गांधी विपक्ष के नेता वहां पे ये प्रचार किया, उनका जो नैरेटिव था कि वो संविधान की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जातिवाद जनगणना की, वो बात कर रहे थे 50% की रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने की। जी। उसका जवाब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में ढूंढती है। अब एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 मराठा उप मुख्यमंत्री के साथ कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का संदेश
दिया है बीजेपी ने, जो इनके समर्थक विश्लेषक कहते हैं कि ओबीसी ने बहुत वोट दिया, तो ओबीसी ने अगर वोट दिया तो वो कहाँ है? अब तो अभी जो हमारे सामने वो 3 लोगों की कैबिनेट है, अब इसमें जो भी आएंगे वो कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, डिप्टी मिनिस्टर होंगे, ये लोग होंगे जी। तो जितनी बड़ी संख्या में आपको वोट मिला जिस समाज से, उसका आपने रिप्रेजेंट नहीं दिया, नहीं बिल्कुल। तो इसलिए इस सरकार के शुरुआती जो लक्षण है वो ही जो है चुनाव के नैरेटिव के उल्टा है। आप देखते हैं कि इसकी जैसे सरकार चला लेंगे आप 2 साल 4 साल जितना भी चल सकती है जब तक भी, लेकिन सरकार चलती इकबाल से, कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। वो कॉन्फिडेंस तो आज शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखाई दिया और ना 2 हफ्ते की डिले में दिखाई दिया। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का डिले और उसके बाद भी अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। और वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे अलग थलग हैं और राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी और राजनाथ और इनके बीच वैसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इधर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को आपने देखा, तो ये एक तस्वीर है वहां की। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और खासकर जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उससे पहले जब ये भारत जोड़ो यात्रा करके आए लौटे, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है। नतीजा आप लोगों ने देखा, बीजेपी 240 पे सिमट गई। लेकिन यहां से महाराष्ट्र की राजनीति से एक कहानी और भी निकलती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना शिंदे गुट जो है उसको 7 सीटें आई थी, 7 सांसद हैं लोकसभा में और एकनाथ शिंदे के पास बहुत बड़ा बार्गेनिंग पावर है इन 7 सांसदों के साथ। अगर ये 7 सांसद और एकनाथ शिंदे बाहर होते हैं तो लोकसभा में तस्वीरें कैसे बदलेंगी ये आपको जरा बता देता हूं। और फिर उसके साथ आना चाहता हूं, प्रशांत टंडन जी से अभी बात हो गई, अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और फिर तमाम साथियों के बीच आऊंगा दोबारा। एकनाथ शिंदे की कहानी यहां समझना जरूरी है और एकनाथ शिंदे के पास किन किन के तार जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे अलग अगर होते हैं तो आप ये तय मानिए कि बिहार में भी चुनाव जल्दी होने वाला है और जैसे एकनाथ शिंदे निपटा दिए गए हैं वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी डर लगा हुआ है कि कहीं वो भी ना निपटा दिए जाएं। अगली बार कहीं नीतीश कुमार को भी सब कुछ होने के बाद भी मुख्यमंत्री न बना जाए, एक तकलीफ उनको भी रहेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनके पास 12 सीटें हैं, 16 सीटों वाले आप आइए आंध्र प्रदेश के जो मुखिया हैं नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर भी तार ये जो है वो तार जुड़े हुए यहां से भी। और इन सब को आप मिलाइए, फिर एकनाथ शिंदे जहां बैठे हुए थे, जरा उन तस्वीरों को ले आइए। एकनाथ शिंदे जहां बैठे हुए थे और राजनाथ सिंह उनके पीछे बैठे हुए, अगर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा तो चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं और इन सबको मिलाइए आप, 12 और 16, 28 और 5 चिराग पासवान। लेकिन उससे पहले 7 एकनाथ शिंदे, 35 और 5, 35 और 5 40, ये 40 सीटें हो जाती हैं। 40 सीटें आप 293 से कम कर दीजिए, 253, सरकार गिर जाएगी। परेशान है नरेंद्र मोदी और ये परेशानी यहां भी है। रात को नींद नहीं आती होगी, ये तय मानिए, लेकिन बुलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी हाजिर हों। अमलेंदु उपाध्याय जी एक तस्वीर पेश कर रहा था, एकनाथ शिंदे 7 सीटों के साथ बार्गेनिंग मूड में हैं और अभी शुरुआत हुई है। सियासी नाटक महाराष्ट्र में भी खत्म नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है और वो स्टेज पे इन्होंने दिखा दिया। एक तस्वीर आप लोगों ने ये भी देखी कि नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे से बात करते हुए नजर नहीं आए। क्या आपको लगता है कि यहां से, इसी महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यही 2 ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी सिमट गई 240 पे, और यही दोनों राज्य हैं जो आने वाले समय में बहुत परेशानी का सबब बनेंगे, ऐसा माना जाए बीजेपी के लिए? जी, ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश फिर नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट बनने जा रहे हैं। और आज जिस तरीके के तेवर रहे हैं एकनाथ शिंदे के, उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि एकनाथ शिंदे
भले ही महाराष्ट्र में अपने 57 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा ना कर सके हो, लेकिन अपने 7 सांसदों के बल पे मोदी जी को जमीन पर लाने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। ये उन्होंने आज एक तरीके से कहा है, अपनी ताकत का एहसास कराया है। आपको याद होगा राजीव जी कि इनके नेता थे, शायद संजय सिरसाट का ही बयान था कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं। तो अब इसको कहा तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, लेकिन आज इस परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे जिस खामोशी के साथ इस्तीफा देकर घर चले गए, एकनाथ शिंदे ऐसे घर जाने वाले नहीं हैं। ये एकनाथ शिंदे ने आज बताने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ भी वो निश्चित तौर पर करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ वो कर पाने की कोशिश नहीं कर पा रही है जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया। और उसका सबसे बड़ा कारण उद्धव ठाकरे के 57 विधायक नहीं बल्कि 7 सांसद है। 57 विधायक उद्धव ठाकरे के, इनके एकनाथ शिंदे के किसी काम के नहीं है, लेकिन 7 सांसद जो है वो बहुत ज्यादा काम के। क्योंकि अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को छूने की कोशिश की तो ये संदेश सीधा सीधा जो है वो जो करंट लगाएगा, अमित शाह जी बहुत कहते हैं ना कि ऐसा बटन दबाना कि करंट पाकिस्तान तक लगे, तो एकनाथ शिंदे के अगर किसी एक विधायक को भी छूने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने तो वो करंट सीधा सीधा जो है वो मोदी जी को लगेगा, यानी कि वो सीधा सीधा करंट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लगेगा। दोनों सतर्क हो जाएंगे कि ये एकनाथ शिंदे के साथ जो कर रहे हैं ये आगे आने वाले समय में हमारे साथ भी करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के तमाम नखरे सहकर भी और अभी जो है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है, और उनको जाति भारतीय जनता पार्टी तो अलग से बना सकती थी भैया, इनको अलग करके भी सरकार बना सकती थी, क्या चला जाता था। कल अजीत पवार ने कह ही दिया था कि इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो सरकार में शामिल हो रहा हूं, कल शपथ ले रहा हूं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीधा सीधा संकेत जो है वो आज एकनाथ शिंदे ने दे दिया कि मोदी जी मुझको उद्धव ठाकरे ना समझिएगा कि आप उद्धव ठाकरे के घर में कोई एकनाथ शिंदे पैदा कर देंगे और फिर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर चले जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप एकनाथ शिंदे के घर में कोई दूसरा एकनाथ शिंदे खोजने लगे। अगर आपने ऐसा खोजा तो दिल्ली में आप सही सलामत नहीं बचेंगे, क्योंकि ये संदेश जो है ये फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जाएगा, और फिर जो आपने आंकड़ा बताया राजीव जी, ये सरकार जो है नीचे आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा संदेश एक तरीके से आज एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से। धनंजय जी आपका स्वागत है। और एकनाथ शिंदे जी दूसरे तरफ क्यों नजर आ रहे थे? शिंदे साहब की बहुत तरफदारी कर रहे थे आप उस दिन। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो आपने कहा। देखिए, तरफदारी कर रहे थे, हम तो अभी भी तरफदारी उन्हीं की कर रहे हैं। जो व्यक्ति बेचारा, हम भी उन्हीं की कर रहे हैं। 7 बनाम 57। हाँ नहीं, 7 बनाम 57 तो जो अमलेंदु भाई कह रहे थे वो सही है, लेकिन मैं तो इमोशनल किस्म का व्यक्ति हूँ। जो बेचारा कमजोर पड़ता है मैं उसकी तरफ जाके खड़ा हो जाता हूँ। और हालांकि देखिए, जो उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने किया शिंदे जी ने, वो तो किसी ने अच्छा नहीं कहा। हम सब लोगों ने कहा कि अरे यार ये क्या किया आपने। तो जो अपना घर, अपने घर की दीवार तोड़ देता है उसका फिर फाइनली क्या होता है? वो चौराहे पे बैठेगा। तो अब शिंदे साहब चौराहे पे हैं, वो 7 लेके बैठे या 57 लेके बैठे, क्योंकि 7 और 57 उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे उद्धव के कंट्रोल में नहीं रहे शिंदे, तो क्या आपको लगता है कि शिंदे के कंट्रोल में 7 और 57 है? अगर इसको ऐसे में समझाऊं आपको कि जब शिंदे नहीं मान रहे थे तो आप देखिए, एक है सिरसाट साहब, एक है उदय सावंत साहब, एक है और साहब, ये 3 साहब लगे हुए थे कि नहीं आपको तो ओथ लेना ही है, आपको ओथ लेना ही है, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। वो क्या था, खुद जो है आज दोपहर तक नहीं कंफर्म था कि शिंदे जी जो है ओथ ले रहे हैं। और लगातार जो है, कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि जो अमलेंदु जी ने बताया वो तो अलग था, लेकिन वो मनाने के लिए गए थे, वर्षा मनाने गए, फडणवीस साहब मनाया और कहा कि आप सरकार में आ जाओ। लेकिन शिंदे साहब नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए कि शिंदे साहब के साथ जो झटका लगा, वो झटका का बड़ा अफसोस है। और अब आगे भविष्य कहाँ है? ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए, वो भी हो गया, बेटा भी सांसद है, कहीं मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक बार आप जब स्वाद चख लेते हो सत्ता का, तो बड़ा आसान नहीं रह जाता उसके नीचे बैठना। वो देवेंद्र फडणवीस भी बहुत जो है गरल पी करके बैठे थे,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ आरएसएस खड़ा था और आरएसएस ने कहा था कि हम तुमको वापस लेके आएंगे। अब ये बताइए कि शिंदे जी के साथ कौन खड़ा है? शिंदे जी अगर बीएमसी चुनाव हो गया और बीएमसी चुनाव के बाद लगा कि शिंदे जी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो शिंदे जी की जगह जो है फलाने जी को ले आते और शिंदे जी को किनारे कर देते, तो शिंदे जी क्या करेंगे? तो शिंदे जी के पास कोई रास्ता अब नहीं है उनको। अब अजीत पवार इसमें होशियार निकले कि अजीत पवार ने कहा नहीं, मैंने तो पूरा तरह सरेंडर कर दिया है, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन धनंजय जी ये बताइए कि क्या 5 साल चलेगी ये सरकार? नहीं, सरकार चलने में तो मुझे कहीं अवरोध नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और 132 सीटें बहुत होती है। 13 सीट की और जरूरत है 145 करने में। बीजेपी तो किसी दिन अभी अभी चाहे कितना बज रहा है, अभी 7:45 9 बजे चाहे तो 145 हो जाए। बीजेपी में इतनी ताकत है, चूंकि ईडी है, सीबीआई है, अडानी है और भी लोग हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है। निशिकांत दुबे जी हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। लेकिन वो थोड़ा सा क्या है ना, निशिकांत, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, निशिकांत दुबे जी कहां से आ गए? देखिए निशिकांत दुबे जी कैसे नहीं आएंगे? सबसे ज्यादा हमलावर आप देखिए कि राहुल गांधी पे निशिकांत दुबे ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया हमला करने में राहुल गांधी पे। और गोड्डा में जो बना हुआ है, गोड्डा में अडानी जी का जो बिजली संयंत्र बना हुआ है, निशिकांत दुबे जी के बिना मर्जी के बना, तो उसमें कोई उनका नहीं है उनका स्टेक। और क्या निशिकांत दुबे जी जो है वो तो कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ ही थे, तो बड़ा कंफर्टेबल है उनके साथ। 2200 करोड़ में कुछ उनका भी है क्या? अब वो क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो इंटरनल मामला है, कहां खुलवाइएगा हम लोगों से। बिना सबूत के पता चला हम लोग पे केस कर दिए, फिर हम लोग जो है दौड़ते नजर आएंगे। देश की जनता नहीं संभाल पा रही है, तो हम लोग पत्रकारों की क्या हैसियत। लेकिन ये बात पक्की है कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, सरकार चलेगी भी 5 साल, इसमें भी कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि शिंदे साहब का क्या होगा, मैं चिंता इस बात से मेरी चिंता है। उद्धव का तो जो होना था हो गया, शरद पवार जी का भी हो गया, लेकिन शिंदे साहब का क्या होगा मुझे ये चिंता है। और मैं एक और चीज देख रहा हूं कि जो बीजेपी ने खेल किया है वो बड़ा गूढ़ खेल, और गूढ़ खेल अगर आम आदमी ने देख लिया, जैसे वो वहां के सोलापुर के गांव के निवासियों ने देख लिया था। आज हमारे एक और साथी है पोहरे साहब, वो लगे हुए थे दिन भर, कई जगह सभाएं चल रही थी ईवीएम के खिलाफ। हालांकि केवल ईवीएम नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। तो गांव के लोग अगर खड़े हो गए तो ये संदेश है देश को और इनको भी कि भाई जब माहौल बदलेगा, और शरद पवार जी से तोड़ करके लाए, अजित पवार जी को उद्धव ठाकरे से तोड़ के लाए, शिंदे जी को, दोनों मराठा नेता को आपस में लड़ा दिया। अब आज देखिए ना, बैठे थे तो तिकड़ी थी ना, तो तिकड़ी की 2 कड़ी एक जगह, तीसरी कड़ी तीसरी जगह। आप गौर किए कि नहीं किए? जो ओथ समारोह चल रहा था, वो देवेंद्र फडणवीस और जो अजित पवार थे, दोनों एक साथ एक जैसे कपड़े पहन के अगल बगल में बैठे थे। जिससे हम लोग के गांव में पहले शादी होती थी तो पता लग जाता था अच्छा ये सब इसी घर का आदमी है, क्योंकि सबके कपड़े एक जैसे होते थे। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस को दिखाया, फिर उनको दिखाइएगा अजित पवार जी को, दोनों के कपड़े सेम है। लेकिन शिंदे जी का कपड़ा अलग, शिंदे जी वहां बैठे भी नहीं थे। शिंदे जी बैठे, देखिए देवेंद्र फडणवीस के बाद मोदी जी बैठे थे, मोदी जी के बाद राज्यपाल बैठे थे, राज्यपाल के बाद जो है बैठे वो देवेंद्र फडणवीस। देखिए अभी देखिए, है ना, दोनों का कपड़ा एक दिख रहा है। और आप शिंदे जी को दिखाइएगा, शिंदे जी का कपड़ा अलग है, वो देखिए कहां बैठे हैं। जबकि देखिए अगर आएगा शॉर्ट तो वो अलग कपड़े में बैठे थे, और देखिए है ना बैठे हुए अलग, राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हैं। कहां वो दोनों, कहां ये कपड़ा। तो इससे भी समझ लीजिए क्या हुआ, तिकड़ी जो है वो दुकड़ी कैसे बन गई। और ये लड़ाने का ये जो कल जो परिहास चल रहा था कि ये तो शाम में भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, ये ले कि नहीं ले, हम तो लेंगे ही, ये हास परिहास जो है, 2 मुर्गा लड़ाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। 2 मराठा लड़ेंगे अब, एक शिंदे है और शिंदे की जगह छीनेंगे पवार, या पवार की जगह छीनेंगे शिंदे, ये खेल चलेगा। और बीच में जो ब्राह्मण है, जो आरएसएस है, वो मस्त है। दोनों मराठा लड़ो, पेशवा प्रधानमंत्री होगा। ये जो पुराना था वो दोहराएगा। अब ये क्या आम आदमी को समझ में आता है? क्या बाकी पार्टियां ये समझाने में कामयाब होती है? मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि उद्धव ठाकरे जो है शिवाजी महाराज की पार्टी को जमीन पे ले नहीं जा सके, और इसीलिए खामियाजा उन्होंने भुगता। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे विपक्ष में वही है, उनके पास 20 सीटें हैं,
लेकिन उद्धव ठाकरे को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब कांग्रेस क्या करती है ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अडानी जी को जो मिलना था वो तो मिल जाएगा, लेकिन मोदी जी जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि मोदी जी देवेंद्र फडणवीस के फेवर में थे नहीं, मोदी जी अपने तरीके से चुनना चाहते थे। इसलिए आज देखिए कि मोदी जी के चेहरे पे भी जो है हवाइयां उड़ रही थी। आप मोदी जी का फोटो वीडियो दिखाइए तो आपको लगेगा बेहद गंभीर थे, और तुरंत जैसे ही ओथ खत्म हुआ वो चले गए, मतलब समय नहीं गवाया उन्होंने। तो मोदी जी भी परेशान हैं कि अब जो है जैसे सिंधे हटाए जा सकते हैं, वैसे हम भी आरएसएस के लिए वही हैं। जो आरएसएस अडवाणी को निपटा दे सकता है, उनके लिए मोदी जी क्यों नहीं निपटाए जा सकते हैं। और व्यापारियों का क्या है, व्यापारियों के लिए व्यापार होता है। अडानी जी आज मोदी जी के साथ हैं, कल जो है किसी और जी के साथ हो जाएंगे, तो उनको अपना बिजनेस बचाना है। तो ये सारी कहानी मुझे लगता है कि अडानी जी के तो कहानी अलग है, लेकिन ये शिंदे साहब और मोदी जी और अमित शाह जी तीनों एक ही पिच पर हैं, और ये तीनों की गति जो है लगभग एक जैसी है, 2 साल में हो 4 साल में हो। इसलिए 757 मत जोड़िए कि आरएसएस क्या खेल करेगा। जी बिल्कुल, आरएसएस क्या खेल करने वाला है, और यहाँ 7 और 57 मत जोड़िए, यहाँ बात जो है आरएसएस के खेल का है। चर्चा हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में सियासी नाटक, और ये नाटक क्या यहाँ पर इसका समापन हो गया है या शुरुआत है? हम कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हुई है, और अभी आने वाले समय में आप इसमें बहुत सारे इजाफा देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। हास परिहास तो आपने देख ही लिया। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे आना चाहता हूं। आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब, और सीधा आपके पास ही। इधर राहुल गांधी देशद्रोही हो गए हैं भाजपा के अनुसार, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं। आपने सुन लिया ना, संबित पात्रा साहब ने साफ साफ कहा है कि देश के खिलाफ राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष देश के खिलाफ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर नेता प्रतिपक्ष मणिपुर जाता है, नेता प्रतिपक्ष संभल जाने की कोशिश करता है, नेता प्रतिपक्ष ने कल गाजीपुर बॉर्डर पर पूछा कि भाई आपने जो ऑर्डर, आपके प्रदेश में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर संभल टेरिटरी में घुसने से पहले वहां रोकने का है, लेकिन गाजियाबाद में घुसने के लिए रोकने का नहीं है। ये राहुल गांधी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली बार आप जाना चाहते हैं, हमारे पास ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये है वो है, जाना चाहते हैं तो फिर से एप्लीकेशन दीजिए। सवाल ये आता है कि आप उधर जाने नहीं देते, आप खुद जाते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी हाजिर हो के नारे लग रहे हैं सदन के अंदर, राहुल गांधी गद्दार हैं और देशद्रोही हैं, भाजपा कह रही है, लेकिन ये सब चल क्यों रहा है? अदानी की बात आ रही है बार बार, अदानी के नाम पे चुप्पी। और इधर जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में देखिए कि एक ही कैबिनेट के 3 में से 2 एक साथ बैठे हैं और एक किनारे बैठे हुए हैं किसी और ड्रेस में। चलिए ड्रेस मायने नहीं रखता, धनंजय जी जो कह रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण है, 2 अपने एक साथ बैठे हुए थे स्कूल ड्रेस में, लेकिन बाकी जो तीसरा है वो कहीं और बैठा हुआ है। इन सब अलग अलग डॉट्स को बकौल प्रशांत टंडन जी उनसे शब्द उधार लेते हुए डॉट्स को मिलाए अगर क्या दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये कि आज जो जहां बैठे हैं उनको वो उनकी जगह दिखा दी गई है। शिवसेना को निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके सहारे उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति शुरू की थी, वो आज वहां तक पहुंच गए जो पुरानी मंशा थी आरएसएस की। और महाराष्ट्र, नागपुर उनकी राजधानी, और वहां से अब वो एक पेशवाई ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आरएसएस अपने 100वें साल का जश्न कम से कम यहां से मना रही है। दूसरा, आपने कहा कि ड्रेस बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मोदी जी के लिए ड्रेस बहुत मायने रखता है। वो दिन में 3 बार बदलते हैं। वो बात अलग है कि इस देश के लोग न तो अब कपड़े ठीक से पहन पा रहे हैं, न पेट में उनके भोजन ठीक से पहुंच रहा है। तो मोदी जी ने वहां तक पहुंचा दिया, और वो फंडा है बीजेपी और आरएसएस का, जिसको हम लोग पुराना मनुवादी फंडा कहते हैं, कि लोगों को गरीब बना देना, उनको एक तरह से भिखमंगे की लाइन में खड़ा कर देना, और उसके बाद राजाओं की तरह ऐश्वर्य दिखाते हुए उनके वोट को हड़प लेना। ये पुराना खेल है, वही चल रहा है इस देश में। जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो देंगे,
अभी 5 किलो राशन देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, वो महंगाई कम नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव कम नहीं होंगे, अडानी साहब की तिजोरियां भरी जाएंगी, लेकिन डाका पड़ेगा किसानों के घरों में, डाका पड़ेगा दलितों और पिछड़ों के घरों में, और उनको उनके भविष्य को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये पुराना फंडा है और उसके जरिए जो सैकड़ों साल तक निष्कंटक राज किया गया है। अब आप जरा सोचिए कि अगर विदेशी आक्रमणकारी नहीं आए होते तो शायद दलितों पिछड़ों को तो वो भी नहीं नसीब होता। कुछ मुगलों के जमाने में दलितों को थोड़ी स्वाधीनता मिली, मदरसों में पढ़ने को मिला, अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा ज्यादा मिला, और उस सब के बाद, आजादी के बाद और संविधान के चलते आज जो आपको दलित और पिछड़ा आदिवासी दिखाई पड़ रहा है, पढ़ा लिखा, नौकरी में, थोड़ा मिडिल क्लास, उसकी वजह ये संविधान है और आजादी है, आजादी का आंदोलन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, जो फिर से ले जाना चाहते हैं 1000 साल पहले। ये क्यों बाबर के पहले की बात करते हैं? इनका हिंदू राष्ट्र क्यों उस मुगल काल के पहले की बात होती? दरअसल इनको वो चाहिए जिसमें शूद्रों, जो आज ओबीसी है, जो दलित है, उसको गुलाम बना करके रख सकें, महिलाओं को दहलीज के भीतर रख सकें। इसीलिए वो मोहन भागवत को लगता है कि महिलाएं तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो 3 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत और उनके जितने भी जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो शादी वादी न करें, वो बच्चे पैदा न करें, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो खैर, राहुल गांधी को जहां तक देशद्रोही कहना, तो खैर हम संबित पात्रा से और बीजेपी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा वो एक्सपोज हो रहे हैं समाज में, और राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल के भीतर जो किया है, अब राहुल गांधी की छवि को पहले, अब देखिए यही शातिराना खेल है। मैंने शायद आपके 2-3 महीने पहले कहा था कि राहुल गांधी को एक जमाने में वो लल्लू और पप्पू घोषित किया गया कि राहुल गांधी को तो शऊर ही नहीं है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको राजनीति करनी आती है। अब राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। अब राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी तय कर ले कि राहुल गांधी असल में क्या है, क्योंकि ये तो तमगा आपको देना है। तो इस देश के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं इतना कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहेंगे। पहले वो आलू से सोना बना रहे थे तो इतने भोले थे, राहुल गांधी को नहीं पता था। अब राहुल गांधी इतने शातिर हो गए साहब कि वो देशद्रोही हो गए हैं, देश के लिए खतरा हो गए हैं। दरअसल देश के लिए खतरा तो ये लोग हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं असल में। और आप एक एक करके उठा करके देखिएगा कि पाकिस्तान के साथ आईएसआई को कौन बुलाने वाला था इस देश में, लेकर के आए कि आप देख लीजिए यहां ये किसने किया। नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिना बुलाए आप बिरयानी खाने पहुंच गए थे, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो आप कर रहे थे। चाइना के हेड के साथ आप हाथ बांध करके खड़े होते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक शब्द भी बोल सकें। तो देशद्रोही कर कौन रहा है, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? चाइना जब घुसा हुआ था भारत में, तब आप बोल रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने क्या बोला? राहुल गांधी तो डंके की चोट पर, और ये कसक कौन सी है? राहुल गांधी के खिलाफ अब जो हो रहा है वो कसक ये है कि राहुल गांधी दलितों के दर्द की बात क्यों कर, राहुल गांधी ओबीसी की भागीदारी की बात क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी अल्पसंख्यकों मुसलमानों की पीड़ा की बात क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं के अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं? ये वो शख्स है जो महिलाओं के साथ उतना ही सम्मान से पेश आता है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी में महिलाएं क्या है वो पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी दलित वंचित तबके की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को इस देश का पहला मालिक कह रहे हैं, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जेएनयू में विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो तमाम और नौजवानों के रोजगार पर खड़े हो जाते हैं, तो साहब देशद्रोही हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इसे देशद्रोह कहा जाए तो हम सब देशद्रोही हैं, अगर यही देशद्रोह की परिभाषा है। ये वो लोग हैं
जो इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, जो इस देश को विभाजन करके उसको लूटना चाहते हैं। असली लुटेरे तो ये हैं। बहुत सारे इस देश को लूटने के लिए विदेशी आए, लेकिन ये वो लोग हैं जो अभी नरेंद्र मोदी ने कहा था पिछले चुनाव में कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। जरा सोने का भाव देख लीजिए राजीव जी, सोना कितना इस समय गिरवी रखा जा रहा है, जरा वो देख लीजिए। कितनी महिलाओं के जेवर छिन गए, जरा वो देख लीजिए। महंगाई में क्या हालत हो गई है लोगों की। ये जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है, मुख में राम बगल में छुरी, ये जो खेल चल रहा है, उसमें वो राहुल गांधी को और कहेंगे क्या, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और ये कसक बताती है कि राहुल गांधी काम सही कर रहे हैं, राहुल गांधी सही जगह चोट कर रहे हैं। अडानी को जितना बेपर्दा किया जाएगा वो उतना ही इनकी नजर में देशद्रोही होगा। अडानी और मोदी जी के संबंधों की बात मत करो, बाकी सब चलेगा। जी, दलितों पिछड़ों के अधिकारों और भागीदारी की बात मत करो, बाकी सब चलेगा। ये राहुल गांधी चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कहा जा रहा है वो असल में राहुल गांधी के लिए एक तमगा है कि राहुल गांधी इस देश के वंचितों के लिए खड़े हुए हैं और अंबानी, अडानी और मोदी के रिश्तों को बेपर्दा कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से ये बात कही जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। और क्या यहाँ लगता है, देखिए डॉक्टर साहब, 240 सीटों वाली भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार में है, सत्ता में है। दो सरकारें और मिल गई इनको, एक हरियाणा की और एक महाराष्ट्र की, जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को। अपने हिसाब से आप चुनाव करवा रहे हैं, किस समय होना चाहिए ये भी सब कुछ मैनेज्ड वे में दिखाई देता है। सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी डर किस चीज़ का है? क्या इस बात का डर है कि सत्ता कभी भी हाथ से जा सकती है? क्या इस बात का डर है कि राहुल गांधी लगातार, जिस बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी लगातार उन मसलों को उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं और विपक्ष के लोग उनका साथ दे रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी घिर सकते हैं, जिसमें अदानी सबसे ऊपर है, जिसमें देश की इकोनॉमी की बात हो, और उसके अलावा भी जो दलितों, वंचितों, ओबीसी, इन सब की बात करते रहे हैं राहुल गांधी। क्या वो ये इन तमाम चीज़ों पे सवाल यही है कि क्या आखिर किस मसले पे नरेंद्र मोदी जहां थम जाते हैं और कहां से ये दिखाई देता है कि नहीं यहां से सत्ता जा सकती है? और क्या सबसे बड़ा डर सत्ता गंवाने का है आज भी 2029 से पहले? क्या ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो राहुल गांधी। एक तो राहुल गांधी ने और उनकी कांग्रेस ने पिछली बार से अपना आंकड़ा दुगना कर दिया। बहुमत मोदी की पार्टी को नहीं मिला, उन्हें गठबंधन की सरकार बनाना पड़ी। वे जानते हैं कोई भी ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें अभी कई मुद्दे आने वाले हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वैचारिक रूप से उतना खुलकर बीजेपी की विचारधारा के साथ खड़े नहीं रह पाएंगे जितना मोदी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे किसी भी कमजोर मौके के लिए वे चिंतित रहते। इसलिए समय से पहले राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत को खत्म करने के लिए सब तरह की कोशिशें चलती रही। अभी उनकी नागरिकता का मामला भी अदालत में है कि मानो राहुल गांधी भारत के नागरिक भी नहीं है। पिछली बार हम देख चुके हैं उनकी सांसदी छीनी जाती थी, अब फिर किसी बहाने से उन्हें संसद से बाहर किया जा सकता है। ये तब हो रहा है कि जब बीजेपी, उसका पूरा कुनबा ये मान रहा है कि राहुल गांधी इतने शक्तिमान है, इतने ताकतवर नेता है कि पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया की खोजी पत्रकारों की कंसोर्टियम्स, पूरी दुनिया की और लोकतंत्रकामी संस्थाएं राहुल गांधी के इशारे पर काम करती हैं। राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका की सरकार की एजेंसियां, FBI, वहां का न्याय विभाग, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस, जो पुतिन, जितने दुनिया में बड़े बड़े देश हैं वे सब राहुल गांधी के इशारों पर नाचते हैं।
और राहुल गांधी के कहने से ही वहां की संस्थाएं अजीत डोभाल के खिलाफ वारंट जारी करती हैं। कभी कनाडा से अमित शाह का नाम आ जाता है। ये सब राहुल गांधी के कहने से होता है। तो अगर ऐसा ही है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी को छोड़कर राहुल गांधी को अपना नेता मान ले। अगर आपके नेता इतने ताकतवर होकर भी विपक्ष के नेता की इतनी सारी कारगुजारियों के बावजूद उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, उस पर एक मामूली धाराओं में एफआईआर नहीं कर पा रहे कि वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, उसको समन नहीं करवा पा रहे, अदालत में नहीं जा पा रहे, सावरकर वगैरह के मसले पर अदालतों में चले जाते हैं, अलग बात है। ऐसे ही एक मामले में सजा करवा के सांसदी छीन ली गई थी, घर भी खाली करा लिया गया। ये सारी कोशिशें ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी को व्यक्ति के तौर पर भी एज एन इंडिविजुअल किसी से चुनौती हो सकती है। कोई व्यक्ति उनके मुकाबले में सीधे खड़ा दिखाई दे सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी। आप एक नजर डालकर देख लीजिए पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर। अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब अपने अपने कहीं बड़े नेता हैं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के, सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी के नेता और संवैधानिक हैसियत वाले नेता राहुल गांधी। यूरोप और दुनिया के तमाम देशों में तो लीडर ऑफ अपोजिशन को समानांतर प्रधानमंत्री, शैडो प्राइम मिनिस्टर, छाया प्रधानमंत्री माना जाता है। तो हमारे देश में एक इस हैसियत वाले व्यक्ति को गद्दार और देशद्रोही बता रहे, इसका मतलब यह है कि वे बहुत बुरी तरह डरे हुए। अब अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी ऐसा गुनाह क्या कर रहे? राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे, राहुल गांधी आर्थिक अनियमितताएं, निर्वाचक प्रणाली में, हमारी चुनाव प्रणाली में जो गड़बड़ियां हैं उनका मुद्दा उठा रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक ये सारे मुद्दे टाइमिंग देखकर जांच करने वाली संस्थाओं या मीडिया संस्थाओं द्वारा उठाए गए और वो भी राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है, तब भी हम मानते हैं कि ये कोई अपराध तो है नहीं। सरकार को चाहिए कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे उनकी जांच बिठा दें, जेपीसी से जांच करा लें, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लें और क्लीन चिट दे दें अडानी। आप तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहते। अडानी का नाम लेना ऐसा लगता है समाज में सबसे बड़ा पाप है, इसकी तो कोई सजा रौरव नरक में जाने की मिल सकती है, इसलिए उनका नाम सदन में नहीं लिया जाता। तो संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम है और जो विपक्ष के नेता को करना चाहिए। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यही करते थे। वो फोर्स के समय विपक्ष जो भूमिका अदा कर रहा था, आज राहुल गांधी वही भूमिका अदा कर रहे हैं। तो कौन सा पाप कर रहे हैं कि आप ऐसा करने से उन्हें देशद्रोही और गद्दार कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है फिलहाल राहुल गांधी का भूत सवार है मोदी एंड कंपनी पर। उन्हें ख्वाब में भी राहुल गांधी दिखाई देते हैं, शायद उन्हें नींद भी नहीं आती राहुल गांधी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और अब तो राहुल गांधी के पैरेलल प्रियंका गांधी भी दिखाई देती हैं और प्रियंका गांधी कल ही थोड़ा एक कदम आगे दिखाई दे रही हैं प्रशांत जी, प्रियंका गांधी, क्योंकि कल अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की, उससे पहले वो अकेली गई और ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी मुलाकात के बाद गतिरोध जो है वो ख़त्म हुआ है संसद का। तो प्रियंका गांधी एक पैरेलल, एक अलग भूमिका में नजर आ रही हैं, राहुल गांधी की भूमिका अलग नजर आ रही है। थोड़ा प्रियंका और राहुल के रोल पर बात होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अब दोनों भाई बहन हैं और बहुत मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ नजर आते हैं और थोड़ा थोड़ा दोनों के काम के डिफरेंस को भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बाद में और इसको हम लोग शायद विजुअलाइज कर पाएंगे, लेकिन उसकी चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी की परेशानियाँ जो आज खत्म नहीं हुई हैं, नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर का म बोलने में घबराते हैं, नरेंद्र मोदी संभल नहीं जा पाते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसी तमाम जगहों पे जहां जाना चाहिए नहीं जा पाते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर जब भी ऐसे आफत आते हैं
सियासी संकट कहें या देश पे संकट ऐसा कुछ आता है तो कुछ ना कुछ वो दूसरा यहां पर बीजेपी या पैरेलल संस्थाएं जो हैं वो करती हैं ताकि एक शेड तैयार हो, जहां एक शील्ड तैयार हो, जहां नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके। जिसमें आज की तारीख में आप देख लीजिए, संभल मंदिर मस्जिद शुरू हो गया है, खुदाई करो और कह दो और खुदाई करवा दो, यही चल रहा है। तो जरा इस चीज को राहुल और प्रियंका के जरिए अगर इन चीजों को देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग रामायण की कहानी सुनते हैं और उस रामायण की कहानी में एक बात आती है कि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी आएगा उसकी आदि शक्ति उसके बाली के पास आ जाएगी। राहुल गांधी से अमित शाह या नरेंद्र मोदी या सरकार के लोग मिलने से कतराते हैं। उनको मालूम है कि राहुल गांधी से मिलेंगे और उसके बाद संदेश क्या जाएगा, राहुल गांधी की मुलाकात के बाद पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या जाएगी, उससे डरते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अलग तरीके के मुद्दों को लेकर जनता के सामने है और बिल्कुल वो चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो जातिवाद जनगणना का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दों के सामने वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनसे अमित शाह कैसे मिलेंगे और उनसे वो कैसे मिले, साथ में चाय पी लें, जो भी कर लें, जनता पे नैरेटिव राहुल गांधी का ही जाएगा। ये बात आवश्यक है कि सरकार लोकतंत्र व्यवस्था में कि सरकार या ट्रेजरी बेंच या सत्ता पक्ष के साथ एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर राहुल गांधी से इतनी दुश्मनी है या राहुल गांधी से इतना कॉम्प्लेक्स है तो कोई ना कोई हो जो मिले। प्रियंका गांधी भी संसद में आई है, वो औपचारिकताएं निभा रही हैं, अच्छी बात है। तो ये मिलना जुलना होना चाहिए सरकार के साथ, लेकिन राहुल गांधी से अमित शाह नहीं मिल पाएंगे, राहुल गांधी से योगी आदित्यनाथ नहीं मिल पाएंगे, वहां वो छोटे दिखाई देंगे। इस मामले में राहुल गांधी को बाली वाला आशीर्वाद प्राप्त है। जी। दूसरी बात ये कि देखिए, बात हो रही थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पे बड़ी दिलचस्पी है अभी अगले कुछ दिनों में, जब तक पोर्टफोलियो नहीं बढ़ते हैं। जरा पिछली सरकार के पोर्टफोलियो देखते हैं। मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। वित्त मंत्रालय था अजित पवार के पास। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, क्या ये दो विभाग बाकी दो मुख्यमंत्रियों को देंगे, डिप्टी सीएम को देंगे? ये देखने वाली बात होगी कि इनको मिलता क्या है। और जैसे मैंने कहा कि वो जो लाड़की बहना योजना है वो उप मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना नहीं हो सकती, वो मुख्यमंत्री के नाम से रहेगी। तो ये देखना बड़ा वहां पे दिलचस्प होगा कि इनको पोर्टफोलियो क्या मिलते हैं, बाकी लोगों को कितनी बर्थ मिलती है। और मुझे एकनाथ शिंदे उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह गए, जहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद गए, जहाँ पे अकाली दल गया, जहाँ पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब चले गए, जहाँ बीआरएस गई तेलंगाना में, जहाँ वाईएसआरपी कांग्रेस चली गई। और इस वक्त सबसे सुकून में और खुश जो है वो व्यक्ति एकनाथ शिंदे को देखकर वो जो है वो ठाकरे साहब होंगे जी। उद्धव ठाकरे सबसे खुश होंगे कि देखिए अब इन्होंने पार्टी तोड़ी, जब इनको आईना दिखाया जा रहा है। और जिस तरह से उनको किनारे रखा गया, जिस तरह से बैठाया गया, क्या पता कि एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से वहां बैठे थे कि उनका सिटिंग अरेंजमेंट ही वैसा था। बिल्कुल।
तो ये सब बातें जो हैं अगले कुछ दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात जो चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बारे में, जो बात आई है कि बीजेपी की तरफ से और वाइस प्रेसिडेंट ने भी सदन में बात कही है डीप स्टेट की, ये सब चीजें भारत के लोकतंत्र की और सरकार की, भारत के राज्य की माइट को कम करती है। ये दिखाता है कि भारत के अंदर क्या इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी राज्य, किसी एक देश, चाहे कितना भी शक्तिशाली देश हो, क्या कोई शक्तिशाली देश का डीप स्टेट भारत के खिलाफ साजिश कर सकता है? अमेरिका का 7वां बेड़ा चल चुका था और 1971 में अमेरिका के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया इंदिरा गांधी ने जी, और बांग्लादेश बना दिया, एक नया राष्ट्र बन गया देश दुनिया में, दुनिया के नक्शे में। तब तो कोई डीप स्टेट, कोई कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ नहीं कर पाया। भारत ने 1974 में परमाणु टेस्ट कर दिया, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाया डीप स्टेट। ये डीप स्टेट अब इतना ताकतवर कैसे हो गया मोदी सरकार में, दूसरे देशों का? ये डीप स्टेट इतना ताकतवर कैसे हो गया कि आपके गृह मंत्री का नाम अमेरिका और कनाडा की एजेंसियों में चला गया? जी, ये भारत की कमजोरी दिखाता है, इस तरीके के बयान जो वो कहते हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, उनका बयान रिकॉर्ड में चला गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। भारत के राज्य की कमजोरी दिखाता है, नेशनल स्टेट जिसको कहते हैं। आप देखिए कि आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, आपके पास इतना पावरफुल इंटेलिजेंस है, एनटीआरओ है, फौजें हैं, आपके पास इकोनॉमिक माइट है, आपकी स्ट्रेटेजिक जो है वो एडवांटेजेस हैं बहुत सारी, आपकी पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर है, और कैसे कोई एक डीप स्टेट आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये तो भारत की कमजोरी दिखाने वाली बात है। असली देशद्रोही कौन है ये तो जनता तय करेगी, दुनिया देख रही है कि भारत का हितैषी कौन नहीं है। क्या आप संसद में एक पीठासीन अधिकारी किसी और देश के डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है? आप जवाब दीजिए। और ये डीप स्टेट अभी तक क्यों नहीं कामयाब हुआ? इतना कुछ भारत ने कर दिया, अभी तक नहीं कामयाब हुआ था। बहुत ये तकलीफदेह बात है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि आप राजनीति करिए, राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति कीजिए, बिल्कुल राजनीतिक आरोप लगाइए। भारत की अस्मिता को किनारे रखकर, भारत की अस्मिता को, भारत की राष्ट्र की शक्ति को कम आंकने की काम न करें। ये इंडिया की माइट को कम दिखाता है अगर पीठासीन अधिकारी या बीजेपी का, रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की बातें करता है। तो जी, आप राहुल गांधी के खिलाफ जो भी मर्जी आए कहें, अपोजिशन में है, आप राजनीतिक आपकी उनसे प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, आप करें जो भी करना। उसमें भारत की शक्ति को बीच में न लाएं, भारत राष्ट्र की शक्ति को बीच में न लाएं, वो हमारी सॉवरेनिटी को बीच में न लाएं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस शक्ति को बीच में न लाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बात राहुल गांधी की भी हो रही है, बात उधर एकनाथ शिंदे की भी हो रही है। एकनाथ शिंदे का आखिर होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। जरा स्क्रीन पे ले आइए तमाम हमारे साथियों को, और फिर धनंजय जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। धनंजय जी, शिंदे साहब का आखिर क्या होगा? शिंदे साहब का क्या हो गया? मुख्यमंत्री बन गए, बाकी हाँ मुख्यमंत्री बने। हाँ, अभी तो कैबिनेट मिनिस्टर ही है, रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? उनके पास क्या रास्ता है? कहाँ उन्होंने अपने लिए जगह छोड़ी है? न उन्होंने संघर्ष करके कोई अपनी पार्टी बनाई, दूसरे की पार्टी उठा के ले आए तो बेचारे क्या करेंगे? लेकिन मुझे जो है ये दिख रहा है, मैं तो मोदी जी की तरफ जा रहा हूँ कि अब देखिए कि 100वां साल है, हम लोग कह भी रहे थे कि 100वां साल है आरएसएस का। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो तो चाहेंगे आरएसएस वाले कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, और बना दिया।
अब अगली बारी तो मुझे लगता है मोदी जी पे, मोदी जी इसलिए तनाव में मुझे दिखे कि कहीं ऐसा ना हो कि 100 साल जो आरएसएस का हो रहा है तो ये फितूर आ जाए, क्योंकि अडानी तो अब कंट्रोल में आ गए। जब यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस हैं तो अडानी साहब कंट्रोल में, तो कहीं मोदी जी के लिए तो खतरे की घंटी नहीं है ये। शिंदे साहब तो बेचारे छोटे मोहरे थे, वो तो सिपाही थे, तो सिपाही का हाल तो आपने देखा और आपने दिखाया भी अपने दर्शकों को सिपाही का हाल क्या होता है। अब देखिए उद्धव ठाकरे के साथ ये सेकंड मैन थे, दूसरे नंबर पे थे, अभी कहाँ है वो, और कल कहाँ रहेंगे जो आप कह रहे हैं, जो चुनाव हो जाएंगे जब बीएमसी वगैरह के, तब कहाँ रहेंगे। इस बीच जो है असली लड़ाई तो अभी चल रही है कि पार्टी चलेगी कैसे, पार्टी क्या संभाल पाएंगे ये। अभी तक जो मुख्यमंत्री थे और पार्टी एक सूत्र में बंधी थी, उसकी वजह थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की सरकार को खतरा था कि अगर शिंदे के लोग टूट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। अब तो वो खतरा भी नहीं है, तो अब तो शिंदे जी अपनी पार्टी कब तक संभाल कर रखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि शिंदे जी की पार्टी क्या उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। अब देखिए बीएमसी चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ हुआ जो बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि पूरी तरह से यहाँ मुंबई खास करके जो कॉर्पोरेशन है, या पुणे, ये ठाणे कॉर्पोरेशन है, कल्याण है, इन सब जगहों पे लग रहा है कि शिंदे साहब का कब्जा है, ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि उनको सीटें मिली भी, शिवसेना को तोड़ करके आए भी वो। लेकिन क्या बीजेपी शिंदे जी के भरोसे रहेगी या बीजेपी अपने नेताओं के भरोसे रहेगी। और जो अमित शाह जी ने कहा है कि 2029 में हमको अपने दम पे सरकार बनानी है, तो उसकी तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी, ये तो सरकार कैसे बनेगी। तो शिंदे जी अगर साथ में रहेंगे तो बीजेपी की अपने दम पे सरकार कैसे बनेगी, ये भी समझ लीजिए। अजित पवार तो बीजातीय है, वो किसी दिन छिटक करके चले जाएंगे, लेकिन शिंदे जी जो है वो कब तक है, ये उनके लिए प्रश्न है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, शिंदे जी की बात है। आखिर शिंदे जी का होगा क्या, ये एक सवाल जेहन में था, कुरेद रहा था, जो आप तक आपके जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, शिंदे जी की तरह और एग्जाम्पल अभी प्रशांत टंडन जी दे रहे थे, और तमाम ऐसे जो घटक दल हैं बीजेपी के, और कैसे हाशिए पे जा रहे हैं, जाते गए हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आप सबको निपटाने के चक्कर में किसी दिन खुद ही निपट जाओगे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आखिर इन्हीं लोगों के सहारे आप सत्ता पे काबिज हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं और बीजेपी की बात कर रहा हूं। और अब चूंकि चुनाव बिहार में भी है, दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव है, और इसलिए भी बिहार की तरफ निगाहें जाती हैं, और बिहार में भी वही हाल है जैसे अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में जो सत्ता हमने पहले पिछले 2.5 साल में देखी और उसके बाद अभी देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, और इसमें खासकर क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या इंडिया गठबंधन का रोल जो था वो लोकसभा तक सीमित है। राजीव जी, आप खामखा इन लोगों को बड़ा श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से मोदी जी हैं। अरे मोदी जी तो चुनाव आयोग की वजह से, मोदी जी तो ईवीएम की वजह से। ये कौन कह सकता है कि एकनाथ शिंदे की वजह से हैं या वो नीतीश कुमार की वजह से होंगे। ये पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और इसीलिए हर रोज इस पर बात होती है और होनी चाहिए। अब मोदी जी भी जानते हैं कि उनके पास बमुश्किल 25% वोट है। यही वजह है कि चुनाव आयोग वोट काटता है और वोट बढ़ाता है। करिश्मा हो रहा है सब इस देश में। वोटर कहां से इतना बढ़ जा रहा है। ईवीएम में क्यों आप इतना आशंकित हैं कि साहब यहां पर्ची गिनने से लेकर के और दोबारा जो वोटिंग हो रही थी महाराष्ट्र के उस गांव में आपने इतनी सारी एफआईआर करवा दी, तो ये डर काहे का है। तो इसलिए मोदी जी ने न इनके सहयोगी जिता रहे ना वो खुद जीत पा रहे। ये सारा खेल हो रहा है दो ही जगह से। एक की तो बड़ी रक्षा कर रहे हैं वो, एक अडानी साहब है, दूसरा चुनाव आयोग है, और तीसरा बाकी और बहुत छोटे छोटे हैं, वो मीडिया भी है और भी तमाम है। लेकिन असली खेल दो ही जगह से है। तो इसलिए एक तो उनको मैं श्रेय कतई नहीं देना चाहता। दूसरा, इंडिया अलायंस की तरफ से जो होना चाहिए, मैं तो राहुल गांधी के लिए भी कहूंगा
कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहां हैं। इस संबित पात्रा पर 18-20 मुकदमा कराइए, इस पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं होगा। कांग्रेसी सब सोए रहते हैं क्या कि किसी को भी आप देशद्रोही कहकर के निकल जाएंगे। इनको क्या समझ में नहीं आता है क्या। जैसे कि ताश तैसा व्यवहार करना है। इनको डेमोक्रेसी नहीं आती है। अगर ये लोकतंत्र में विश्वास करते होते तो आज यहां विपक्ष नहीं होता, और आज जो आम आदमी है, जो महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित है, जो त्राहिमाम कर रहा है, किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है, आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही है, इनको शर्म आती। लेकिन ये कुकर्म करके अपने आप के चेहरे पर तेज लाते हैं। साहब मोदी जी कौन सा खाते हैं, कहां से खाते हैं, क्या खाते हैं, इतना तेज आ कहां से रहा है। इस देश में 50 साल के आदमी का चेहरे का नूर खत्म हो गया और मोदी जी 74 साल की उम्र में चमक रहे हैं। जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हो, उस देश का प्रधानमंत्री दिन में 3 बार ड्रेस बदल रहा हो। कितनी आपने विदेश यात्राएं कर डाली, एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं आता है। विपक्ष कहां सोया हुआ है, इस पर क्यों नहीं बहस करता है कि मोदी जी लेकर के क्या आए। नेपाल आपके सामने आंखें दिखा रहा है, आज की खबर है कि चाइना वहां पर घुस गया है। श्रीलंका में आपका वश नहीं चला, बस केवल एक ही चलता है, अडानी जी को प्रोजेक्ट दिलवा दीजिए, बस एकमात्र काम नरेंद्र मोदी का ये रह गया। और इनके लिए अगर ये जमान खोलें, यहां नहीं करा सकते, कर्नाटक में कराइए, तेलंगाना में कराइए, हिमाचल प्रदेश में कराइए। ये बहुत कायर लोग हैं। इनके पुरखे इतनी बार माफी मांग करके आए, 3 बार आरएसएस पर बैन लगा, और क्या चिट्ठियां लिख रहे थे इंदिरा गांधी को। इन कायरों का इलाज करिए ना। कांग्रेसी लगता है कि हम नेहरू जी के जमाने में जी रहे हैं। अरे साहब, ये नेहरू जी का जमाना नहीं है। इस जमाने में आपको लाठी निकालनी पड़ेगी। राहुल गांधी बस कह भर देते, उनको लगता है कि जनता इनको पीटेगी। अरे जनता तो सब कुछ कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग वहां बैठा हुआ है। अब क्या वो वही आ जाएगा, तो फिर जनता ही पीटेगी। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बहुत कायदे से निपटने की जरूरत है। इनके साथ उस तरह से नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रही बात इंडिया अलायंस की, वो चुनावी, अब तो मैं सोच रहा हूं कि डिस्कोर्स थोड़ा अलग ढंग से किया जाना चाहिए कि एक तो डेमोक्रेटिक हो गया भाई, आप चुनावी राजनीति पर अलग से बात करें, और एक ये लाठी डंडे वाली बात अलग से करें। रोज किसी को भी आप देशद्रोही घोषित कर देंगे, ये कौन सा तमाशा चल रहा है देश में। तो इनका इलाज भी होना जरूरी है, ऐसे लोग। इसलिए 10, 20, 25 मुकदमे होने चाहिए इस आदमी पर। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जब ये चलेगा, फिर तो राहुल गांधी को कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाएगा। इतना सस्ता है क्या वो आदमी, जिसके परिवार ने 2-2 लोगों को खोया, इस देश के लिए दिया। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर निकली, राहुल गांधी 9,000 करोड़ के मालिक, सोनिया गांधी 40,000 करोड़ की मालिक। अरे भाई, ये कई बार तो लगता है। हाँ, एक और सर्वे आया है शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें इंडिया नंबर 1 है। राजीव जी, आपने देखा कि नहीं? जरा उसको देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टडी है कि झूठ बोलने में, झूठ पर यकीन करने में भारत नंबर 1 पर है। और मैंने ट्विटर पर लिखा कि झूठा नंबर 1 कौन है, यह भी मुझे लगता है कि अब स्टडी की जरूरत नहीं। तो पूरा झूठ पर चल रहा है साहब, तो किसी को आप कुछ भी बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि इनको जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो गांधी जी वाली परंपरा का मैं भी हूं कि इनको लाठी डंडा का मतलब मुकदमे कराइए कम से कम, तभी इनको समझ में आएगा और इंडिया अलायंस इनके सामने तभी सरवाइव कर सकता है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया अलायंस, झूठ और बाकी बहुत सारी बातें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ रख रहे हैं। ज़रा अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा आपसे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, मोदी सरकार तक, और आने वाले समय में 2 चुनाव हैं,
हालांकि अगले 1-2 दिनों में अरविंद केजरीवाल कुछ खुलासा करने वाले हैं। कल कह रहे थे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, आपको याद होगा हम लोगों ने वो क्लिप भी दिखाई थी। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। दिल्ली में भी दिल्ली चुनाव की गर्मा गर्मी जो है वो ज़्यादा रहेगी, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या यहाँ से एक परेशानी है नरेंद्र मोदी के सामने, एकनाथ शिंदे क्या कोई परेशानी खड़ी करते हुए नजर आते हैं महाराष्ट्र में? देखिए राजीव जी, असल में मुझे लगता है कि शिंदे और बीजेपी दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन जो है दाव चले और उसके बाद फिर प्रहार किया जाए। तो शिंदे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी की तरफ से कोई दाव चला जाए, 57 में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो फिर वो अपने साथ कदम दिखाएं। इधर बीजेपी सोच रही है कि शिंदे अपनी कुछ जो है, जिस तरीके से भी रूठ रहे थे, उनको मनाने की बातें हो रही थी, तो शिंदे अपना कुछ करें तो फिर ये ठीकरा जो शिंदे के सिर पे फोड़ा जा सके कि शिंदे ने गद्दारी कर दी बीजेपी के साथ, तो उसके बाद फिर तोड़फोड़ की जाए। तो अभी दोनों तरफ से जो है वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है, लेकिन ये वेट एंड वॉच की स्थिति लंबे समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो चरित्र है वो असल में अपने सब साथियों के साथ इसी तरीके से दगा करने का है उसका, तो वो सामने आएगा। मतलब जो उसने अगर 28 साल तक एक संबंध शिवसेना के साथ निभाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात बीजेपी कर सकती है, तो शिंदे किस खेत की मूली है। और शिंदे भी अगर जहां से आए थे, उन बाला साहब का नाम लेकर आज अगर शपथ ले रहे थे, तो अगर उन उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो बीजेपी किस खेत की मूली है। तो दोनों जो के बीच में पहले यही चल रहा है कि पहले कौन पहल करता है, बस ये है। वो सांप और न्योले की जो लड़ाई होती है उसमें पहले जो दोनों इंतजार करते हैं कौन प्रहार कर दे, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बस ये तैयारी है कि कौन पहले कर दे वार, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। कुल मिलाकर अभी जो लगता है कि महाराष्ट्र से जो चीजें उठेंगी, और हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली पे बहुत असर पड़ना है। अब भले ही वहां से आप छप्पर फाड़ के बहुमत ले आए हैं, लेकिन इस छप्पर फाड़ बहुमत का भी कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा कि सरकार तो बन जाएगी, यानी कि काम भी हो जाएंगे, वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन दिल्ली पर जो खतरा है वो दिल्ली पर खतरा किसी तरीके से कम नहीं हो रहा है। यानी दिल्ली पर खतरा जो है वो महाराष्ट्र से लगातार बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में चाहे वो जिस भी तरीके से जीत कर आए हों, योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी कुर्सी बचा ली और मोदी जी के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। तो यानी अब आप योगी को भी नहीं हटा सकते हैं और अब आप शिंदे को भी इस तरीके से छेड़ नहीं सकते हैं। तो यहां संकट जो है कुल मिलाकर बीजेपी का आगे फंस गया। यानी जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने जो भी अपने जाल बुने होंगे, उस जाल में बीजेपी फिलहाल उलझती हुई नजर आ रही है। बाकी को इसको कैसे सुलझाती है, इधर योगी आदित्यनाथ से कैसे निपटती है, उधर शिंदे से कैसे निपटती है, ये बीजेपी के रणनीतिक कौशल जो है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो शिंदे और योगी दोनों ही जो है वो मोदी के लिए एक चुनौती के तौर पर राजनीति देखे जा सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ चाहे चुनौतियाँ कई हैं, आने वाले समय में और भी बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी और जिससे अभी निपटना होगा, खासकर नरेंद्र मोदी को। और इसमें एकनाथ शिंदे हों या इधर दिल्ली से आगे बढ़ें वाया दिल्ली, अगर आप बिहार की तरफ जाएं तो बिहार भी और उत्तर प्रदेश भी, बहुत कुछ अभी देखना है नरेंद्र मोदी जी को और बहुत कुछ देखना है बीजेपी को। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, आने वाले समय में उसको पूरी करेंगे। हमारे तमाम साथी जो मौजूद हैं ये सब बहुत कुछ आप तक पहुंचाते हैं, आप जानते हैं, तो ये सब कुछ आप लोग देखेंगे। अभी से थोड़ी देर बाद आप एक इंटरव्यू देखिए, राशिद अलवी साहब कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल जो हम आप लोगों के बीच रख के जाते हैं, ज़रा उस पर मंथन कीजिए आप लोग। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि सियासत से ये देश चलता है और इसलिए सियासत को बहुत नज़दीक से समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग, बस 1 मिनट चाहूँगा आप लोगों का, जब हम लोग जाते हैं और सड़कों पे महिलाओं से बात करते हैं, खासकर बहुत सारी महिलाएं कहती हैं नहीं, और कई तो पुरुष कहते हैं, कई युवा कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वोट देने जाते हैं। और वोट देने जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स यानी किसी न किसी राजनेता के लिए बटन दबाते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि आखिर पॉलिटिक्स क्या है, उस राजनेता की पॉलिटिक्स क्या है जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये भी जानना चाहिए। और इन सब के लिए इस प्रोग्राम को देखना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस प्रोग्राम को बहुत गहराई से देखते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम, और हमेशा इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ ना कुछ देने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, सियासत को समझिए
और अगर नहीं देखते हो या आपको लगता है कि कुछ लोगों तक इस प्रोग्राम के लिंक को पहुंचाया जाए और उसके राजनीति को, देश की सियासत को बहुत नज़दीक से समझा जाए, तो ज़रूर शेयर किया कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग वही सारे, मैं हमारे अभी 5 पैनलिस्ट हैं, इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूं कि आप पैनलिस्टों को बदला कीजिए। बहुत बदल के देख लिए दोस्त, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमेशा बदलते रहेंगे तो एक दिन खुद बदल जाएंगे, मत बदलिए। हमारे पास जो हैं वो हीरा और उसके ऊपर वाले हैं, तो इसीलिए सुनिए, चाहे प्रशांत टंडन जी हों, डॉक्टर राकेश पाठक जी हों, प्रोफेसर रविकांत जी हों, धनंजय जी हों, अमलेंदु जी हैं, ऐसे काफ़ी रोज आप देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों की बातें सुनिए, बहुत पढ़ लिख के आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। एक कार्यक्रम को करने में ऐसा नहीं है कि आए और लेक्चर दिए निकल लिए, ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत, समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत शुक्रिया।